हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आर एस फंक्शन। आज मैं आपके साथ माय हेट पर्सन का अगला पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। हमने पिछले पार्ट में बता दिया था कि चिंचन ने अपनी सारी गलती मान दिया। उसी की वजह से उस दिन बांगजी ड्रग्स के हालत में विंग के साथ इतना बरत किया और उसने अपनी सच्चाई भी सबके सामने कबूल कर दिया। अब आगे सब लोग शांत थे, वहाँ पर कोई भी कुछ नहीं कह पा रहा था। अब विंग ना एकदम बांगजी को देख रहा था, एकटक देख रहा था। वो कुछ भी नहीं कह पा रहा था। वो एकदम अपने कमरे की तरफ चला गया था। उसके पीछे पीछे वांगजी भी दौड़कर विंग के कमरे में चला गया था। वो विंग को एकदम पीछे से गले लगा लेता है, बोलता है प्लीज़ ना विंग, मुझे मुझे माफ़ कर दो। हाँ, भले कि मेरा ब्रदर मुझे ड्रग्स भी क्यों ना दिया हो, फिर भी मैंने जो सोच रखा वो गलत था। मैंने तुमसे प्यार किया, उसे सीधा सा इस्कार करना चाहिए, फिर भी मैंने अपनी नफरत के चलते मैंने गलत रास्ता अपनाया ना। इसलिए भले ही क्यों ना चिंचन ये कह ले कि उसकी वजह से हुआ, फिर भी गलत तो मैं हूँ ना विंग, गलती मैं हूँ। प्लीज़ मुझे सजा दे दो, मुझे जितना चाहे सजा दे दो, पर मेरी मेरी मुझसे दूर मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊँगा। ऐसा बोलकर वहाँ पर रोते रोते वहीं पर बेहोश हो जाता है, क्योंकि वो पिछले दिन भी कुछ नहीं खा रहा था। उसकी मदर की डांट सब कुछ जैसे वो तो उस दिन भी टायर्ड था, सो गया। अब विंग एकदम चीखते हुए बोलता है डैड डैड। तभी वहाँ पर सब लोग आते हैं, देखते हैं कि वांगजी बेहोश है। तभी डॉक्टर आते हैं। तभी हमारी जो रानी है वो भी सब कुछ बता देती है कि वो इतने साल से डिप्रेशन में था और अब वांगजी कल से कुछ खाया भी नहीं था। अब और भी कोई भी कुछ नहीं कह पा रहा था। सब लोग एकदम शांत हो गए थे। क्या कहेंगे यहाँ पर, किसकी तरफ सरफदारी क्या बोलते किसकी तरफदारी करें, किसके खिलाफ जाए। मैडम यूँ भी अब एकदम शांत हो गए थे। तभी लैनी बोलती है कहकर मैं मानती हूँ कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया है, इतना गलत हो गया, फिर भी मेरी बेटी अब की वो मेरा बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। कहोगा प्लीज़ उसकी शादी करवा दो कहकर, प्लीज़ दादा उसे एक मौका दे दो प्लीज़। ऐसा बोलकर वो घुटनों पर बैठ जाती है। तभी कुरन भी आता है, कुरन भी घुटनों पर बैठ जाता है, बोलते हैं प्लीज़ आज तक आप लोगों ने हमारे अच्छा ही किया, पर हमने कभी भी उसे नोटिस भी नहीं किया। फिर भी आज मैं आपके साथ प्लीज़ बेग करता हूँ कि मेरे बेटे को अपना लीजिएगा, उसकी गुनाह की कुछ भी और भी सज़ा दे दीजिएगा, बस उसकी ज़िंदगी में उसके विंग को दे दीजिए ना प्लीज़। ऐसा बोलकर वो सर झुका लेता है। कोई भी कुछ कह भी नहीं पा रहा था। सब लोग एकदम शांत हो गए। तभी पेनमियन और बेचांग से एक दूसरे की तरफ देखते हैं और एक लंबी सी सांस लेते हुए बोलते हैं ठीक है, आप सब कुछ क्लियर भी है, फिर भी वांगजी के साथ रहना या ना रहना ये सब कुछ विंग के ऊपर डिपेंड है, हम नहीं कुछ कह सकते हैं। अब माना कि वांगजी के ऊपर उस दिन कोई गलती नहीं है, फिर भी गलती है, फिर भी गलती नहीं है, फिर भी उसके साथ रहना है या ना रहना वो विंग का ही डिसीजन होगा, हम उसमें कुछ नहीं कह सकते। फिर भी मैं चाहती हूँ कि इस डिसीजन विंग ले, ऐसा बोलते हैं। तभी सब लोग हाँ में सर हिलाते हैं। तभी कांसी सरन और यू की तरफ की जाती है, बोलती है मैं चाहती हूँ आप दोनों माँ हैं, आपके बच्चे की खुशियाँ चाहते हैं, मैं भी आपके सामने भीख मांगती हूँ, मेरी बेटी को एक जवाब दे दीजिए। समझिए ऐसा बोलकर वो रोने लगती है। यूँ भी कुछ नहीं कह पा रही थी, वो एकदम शांत हो गई थी। वो क्या कहें उसे समझ ही नहीं आ रहा था। वो भी तो उस वक्त गलती थी ना, तो वो क्या कह सकती थी, वो कुछ भी नहीं कह पा रही थी। तभी दूसरी तरफ चिंचन श्रेया को गले लगा लेता है, बोलता है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मैंने जो किया वो गलत है, गुनाह है, प्लीज़ मैं जानता था कि मैं जो कर रहा हूँ गलत, जानते हुए मैंने गलत किया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। ऐसा बोलकर वो रो रहा था, पर श्रेया उससे नाराज़ होकर वहाँ से चला गया था। अब तो चिंचन को वहाँ पर रहना मुश्किल हो गया था, इसलिए वो वहाँ पर से अपने लैंड मर्चेंट के लिए चला गया था। अब पूरा फैमिली एकदम शांत हो गया था। थोड़ी देर बाद वांगजी भी अपने होश में आता है। तभी सब लोग लैंड परिवार के लिए निकल जाते हैं। अब पूरा दोनों फैमिली एकदम शांत हो गया था। लैन कुरन सब लोग अपने छोटे बेटे चिंचन की इन हरकत की वजह से सच में सदमे में थे। और चिंचन भी
किसकी तरफ अपनी मुंह उठाकर भी देख नहीं पा रहा था। सिचन तो बहुत शौक था, उसे समझ ही नहीं आया था कि इतना सब कुछ हो गया और उसका छोटा ब्रदर इतना कुछ गलत कर दिया। ये सब कुछ उसके लिए भी शौक था। तभी दूसरी तरफ वे फैमिली में वे चांग से फेनमियान सब लोग डिनर टेबल पर सब लोग थे। तभी फेनमियान एक गहरी सी सांस लेते हुए बोलते, बींग बेटा देखो, तुम्हारे पास अब पूरा सच्चाई है बेटा। हम तुम्हें कुछ फोर्स भी नहीं करना चाहते, इसलिए नहीं कि वो मेरा बहन का बेटा है, ऐसा नहीं है। तुम्हारी ज़िंदगी है, तुम ही चूज़ करो। फिर भी बेटा, हाँ उस हम दोनों की सिचुएशन गलत थी। वो तुम्हें पसंद करता है। वो उसका पूरा गलती ना होने के बावजूद भी उसने माफ़ी मांगा। वो डिले कर सकता था कि इस सब के पीछे में उसका ब्रदर का हाथ है, फिर भी उसने उसका रेपुटेशन खराब हो जाएगा इसलिए उसने सारा ब्लेम अपने ऊपर ही डाल दिया। हाँ उसने जो रास्ता अपनाया वो गलत हो सकता है, फिर भी वो गलत होने के बावजूद भी वो सही है बेटा। प्लीज़, तुम्हारे पास 2 बच्चे हैं और सच्चाई तो ये है कि तुम उसका मार्क डोमेगा हो बेटा। क्या चाहते हो तुम? मैं अगर तुम उसे एक चांस दोगे तो खुश हो जाऊंगा, अगर तुम नहीं चाहते तो भी मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। ये तुम्हारी ज़िंदगी है बेटा, तुम ही अपना ज़िंदगी का जो भी फैसला हो तुम ले सकते हो। ऐसा बोलकर वहाँ से वे चांगसे और फेनियान निकल जाते हैं। सब लोग डिनर करने के बाद विंग अपने कमरे के लिए चला जाता है। तभी यानली आती है, बोलती है, विंग मेरे ब्रदर, उसे एक चांस दे दो बेटा। तुम मेरे भाई नहीं हो बल्कि तुम मेरे बेटे भी हो। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ विंग। मैंने उसकी आंखों में तुम्हारे लिए सच्चा प्यार देखा है। एक चांस तो उसे देखकर देखो। अगर तुम्हें लगता है कि वो गलत है तो मैं तुम्हें किसी के लिए फोर्स नहीं करूँगा। ऐसा बोलकर यानली भी चले गई थी। और थोड़ी देर बाद कांसे भी बोलते कि एक चांस तो उसे देना चाहिए बेटा, क्योंकि वो तुम्हारे बच्चों का फादर है और तुम्हारा मार्क अल्फा है। ऐसा बोलकर सब लोग अपनी अपनी तरफ से न्यूज़ एंड वो वेंचिंग वो सब लोग पता कर चले गए थे। अगले मॉर्निंग सुबह के 5 बजे मैडम यू विंग के कमरे में आती है और वो विंग को देखती है, जगा हुआ है अभी भी, वो गहरी सोच में है। तभी हमारी मैडम यू विंग के पास आती है, उसके पास बैठ जाती है, बोलती है, विंग मेरे बेटे। तभी विंग ना अपना सर को झुका लेता है। तभी मैडम यू एक टूटी हुई स्माइल करते हैं, बोलती है, और किसी को अपना गुनाह के पास माफ़ी मांगने का भी हक है, पर मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैंने गलती इतनी बड़ी की है तो उसे माफ़ी भी नहीं मिल सकता और मैं भी नहीं चाहती कि मुझे माफ़ी भी मिले मेरा बच्चा। फिर भी तुम उसका मार्क डोमेगा हो बेटा। अगर एक मार्क डोमेगा दूसरे अल्फा के साथ नहीं रह सकता अपने अल्फा के होने के बावजूद भी। और कल तुम सारी बात पता चलने के बाद तो उसका पूरा गलती भी नहीं है बेटा। उसे एक चांस दे दो ना, दे दो बेटा उसे। ऐसा बोलते हैं और वहाँ से चली गई थी। मैडम की बात सुनकर विंग गहरी सोच में चला गया था। उसे इन दिनों जैसा वांगजी उसे परेशान करता था, उसे करीब आने की, उसके बच्चों से अटैच होने की कोशिश करता था, और विंग भी तो कहीं ना कहीं उसे प्यार तो करता था, है ना। तो विंग एक गहरी सी सांस लेता है और अपने आप को शांत करता है और दूसरी तरफ चला जाता है। सब लोग बहुत ही डरे हुए थे। ऐसा ही अब 2 दिन बीत गया था। वांगजी अपने कमरे से भी बाहर नहीं निकलता है। सब लोग डरे हुए थे कि विंग क्या फैसला लेगा। फाइनली विंग ने अपने फादर से कह दिया था कि ठीक है, वो वांगजी को एक मौका देगा, ये उसने बोल दिया था। तभी सब लोग एकदम बहुत हैप्पी हो गए थे। तभी पूरा लैन परिवार यहाँ पर रिश्ते की बात करने के लिए यहाँ पर आ गए थे। तभी वहाँ पर जिन वांगशान की वाइफ भी क्या बोलते हैं, जिन वांगशान के साथ यानली की शादी जिन वांगशान के बेटे जिन जुश्वान के साथ तय करने के लिए वहाँ पर आ गई थी। सब लोग वहाँ पर थे। सभी मास्टर लैन यानी कि लानकुरैन और लैनी ने अपनी बेटी यानी वांगजी की शादी के बारे में बात करने आए थे। तभी मैडम जिन थी वो कांगसे की तरन के पास आती है, बोलती है, कांगसे तुम मेरे अच्छे दोस्त थी। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी बेटी यानली की शादी मेरे बेटे जिन जुश्वन के साथ हो, प्लीज़ मना मत करना। ऐसा बोलती है। अगर तुम्हारी बेटी की मर्जी ना हो मैं कंपल नहीं करूँगी। तभी वो
यानली की तरफ देखती है। यानली भी अपना सर को नोट करती है। जिन जसवंत तो बहुत हैप्पी हो गया था। अब एक ही साथ दो तो शादी फिक्स हो गया था। सब लोग बहुत हैप्पी थे। वांग जी भी अब बहुत एक्साइटेड था कि फाइनली अब शुरू से सब कुछ होने वाला है। उसका सगाई होने वाला है, उसके बाद उसकी शादी। तो वो बहुत एक्साइटेड भी था, अपने बच्चों से मिलना भी चाहता था। अब उसका तो उसे ओमेगा तो मिल चुका है, पर उसे उसका बच्चे भी चाहिए। इसलिए उसने फ़ोन कर कर विंग से कहा, विंग मैं अपने बच्चों से मिलना चाहता हूँ विंग प्लीज़, मैं उसे उसका फादर की तरह मिलना चाहता हूँ। तभी विंग एक गहरी सी ब्रीथ लेता है, बोलता है ठीक है आ जाओ। तभी एक रेस्टोरेंट में मिलने के लिए जाते हैं। विंग अपने दोनों बच्चे के साथ वहाँ पर आ गया था। जैसे ही युवान और लिली दोनों वांग जी को देखते हैं, वो हैरानी से देख रहे थे, पर वांग जी दोनों बच्चे को देखकर बड़ी स्माइल करता है। उन दोनों को अपनी गोद में लेकर बारी बारी दोनों के फेस पर किस किए जा रहा था। तभी लिली बोलती है, मम्मा ये तो आईवान की तरह दिख रहे हैं। तभी वांग जी स्माइल करता है, मैं तुम्हारी। तभी विंग ना गहरी सी सांस लेता है, बोलता है, लिली तुम्हें हमेशा से चाहिए ना, तुम्हारा अल्फा फादर कौन थे? तभी लिली बड़ी सी अपने सर को झुकाते हुए बोलती है, हाँ मेरा अल्फा फादर। तभी विंग वो उसे दिखाते हुए बोलते हैं, क्योंकि ये तुम्हारी आईवन गवा की तरह क्यों लग रहे ये भी तुम्हें जानना है ना, क्योंकि ये तुम्हारी फादर है बच्चे, ऐसा बोलते हैं। तभी वो दो एकदम शॉक्ड हो गई, एकदम वो सर पर झुकाए हुए देख रहे थे। तभी वांग जी एकदम उनके घुटनों पर आकर बैठ जाता है, माफ़ कर दो मेरे बच्चे, अब तुम्हारी फादर ने तुम्हें इतनी साल अकेला छोड़ दिया, मुझे माफ़ कर दो, ऐसा बोलकर अपने दोनों कान को पकड़ते हुए अपने बच्चों के सामने घुटनों पर बैठा हुआ था। दोनों बच्चे रो रहे थे। थोड़ी देर बाद वो तीनों काले लगा लेते हैं, बोलते हैं, अब तो हमें छोड़कर नहीं जाओगे ना फादर? तभी वांग जी हंसते बोलते हैं, नहीं मैं अपने बच्चों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। ऐसा बोलकर तीनों रोते हुए अपना एक प्यारे सा हक में शामिल हो जाते। विंग सिर्फ देख रहा था, उसे अच्छा लग रहा था कि हाँ उसके बच्चों के उसका फादर भी मिल चुका है। तभी वांग जी उन बच्चों को बहुत ज़्यादा चॉकलेट लेके देता है, बहुत ही प्यारी प्यारे। वो तीनों एकदम टाइम बिताते हैं। हाँ, वांग जी को बहुत अच्छा लग रहा था। तभी वांग जी उन्हें उन तीनों को घर पे छोड़ देता है। वांग जी बहुत हंसी खुशी अपना मैंशन में आता है, अपनी मदर को हक करते हुए बोलता है, मम्मा मैंने अपने बच्चों से मिला, मेरे बच्चों ने मुझे फादर कह दिया मम्मा, ऐसा बोलकर रो रहा था। पर शिनचैन एक कोने पर बैठकर सिर्फ अपना सर को झुकाए हुए बैठा था। सब लोग उसके ऊपर गुस्सा में थे और उसका अल्फा शुयांग भी तो उसके ऊपर गुस्सा में था। वो क्या कर सकता है, वो सर को झुकने में बैठा हुआ था। जिन जिश्वन बहुत हैप्पी था, फाइनली जिसे वो इतना साल से प्यार करता है उसे मिलने वाली है, तो वो भी बहुत हैप्पी था। वो तो चुपके छुपाते हुए यानी कि नंबर भी ले लिया था। वो तो पूरा रात गप्पे लड़ाता ही रहता है, भी हमारी यानी के साथ बातें करते ही रहता है। और अब इन सब से ना मिंग्याओ तो बहुत ही बोर हो चुका था। उसे वो मुंह छिड़ाते हुए इधर उधर जा रहा था। सबकी सारी जगह एकदम हंसी खुशी माहौल हो चुका था। पर दूसरी तरफ हमारा वेनरोहन सही मौके का इंतज़ार कर रहा था सबको ख़त्म करने के लिए। वो प्लान पूरा फुल प्रूफ प्लान बना रहा था, क्योंकि एक ही झटके में उन्हें दोनों परिवार को भी नष्ट करना था। इसलिए वो तो फुल प्रूफ प्लान के साथ रेडी भी था। और अब ऐसे ही दिन बीत रहे थे और धीरे धीरे सब लोग क्या बोलते जिन्नी ये सब लोग एक साथ घुल मिल रहे थे। आज फाइनली वांग जी और विंग और यानली और जिन जुश्वन की सगाई थी। सब लोग छोटा सा गेट टुगेदर पार्टी की तरह वे मेंशन में इंतज़ाम किया गया था। सब लोग वहीं पर थे। तभी पहला जिन जुश्वन और यानली की सगाई होती है, उसके बाद विंग और हमारे जो वांग जी है उसकी भी सगाई होती है। सब लोग बहुत हैप्पी थे। सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। तभी वहाँ पर ना मिस्टर ने के फैमिली मेम्बर बोलते हैं, मिस्टर जिन हम चाहते हैं कि अब की बेटे ओमेगा बेटा मिंग्याओ की शादी मेरा बड़ा बेटा नी मिंजो के साथ हो। क्या इसमें आप अग्री करते हैं? तभी जिन वांगशाना मिंग्याओ की तरफ देखता है। मिंग्याओ की फेस पर एक बड़ी सी स्माइल थी। तभी जिन वांगशाना अपनी आंखों को नैरो करते हुए बोलते हैं, क्या
क्या तुम इसे पसंद करते हो? तभी मिंग्याओ ना अपना सर को झुकाते हुए बोलते हाँ 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 पता है। तभी नी उसे ना एकदम मुंह पे बात करते, हाँ ये दोनों तो इतने साल से डेटिंग जो कर रहे थे, चुपके चुपाते मिल रहे थे। तभी सब लोग ना शॉकिंगली देख रहे थे। तभी जिंग गुआंगशान गुस्से में बोलते हैं, मिंग्याओ बता चल क्या रहा है। तभी मिंग्याओ और नी मिंजो दोनों उठ जाते हैं। नी मिंजो अपने ब्रदर की तरफ गुस्से में देख रहे थे। तभी नी हुसैन अपना सर को दूसरी तरफ फेर लेता है। तभी नी हुसैन बोलता है, आप तो बताओ मेरे ऊपर गुस्से करने से क्या होता है। तभी मिंग्याओ बोलता है, हाँ हाँ पता है, हम दोनों एक दिन मेरे पीछे गुंडे पड़े हुए थे पर उसी दिन नी मिंजो ने मुझे बचाया। हाँ मुझे उन्हें पसंद आ गया, धीरे धीरे हम मिलने लगे। कुछ समय बाद मुझे पता चला कि वे फैमिली के मेंबर्स हैं, पर तब तक मैं उनसे प्यार कर बैठा। ऐसा बोलकर सर को झुका लेता है। तभी जिन गुआंगशान बोलता है, कोई बात नहीं, और नी मिंजो को देखकर बोलते हैं, ठीक है तुमने मेरी ब्रदर की मदद की इसलिए शुक्रिया, मेरी बेटे की मदद की शुक्रिया। ऐसा बोलकर हंसी खुशी हो जाते हैं। तभी वहाँ पर ना एकदम से लानकोरन बोलते हैं, ठीक है और एक रिश्ता भी तो बाकी है, उसे भी तो हमें तय करना चाहिए है ना। तभी सब लोग ना शॉकिंगली देख रहे थे। तभी लानकोरन बोलते हैं, सबकी शादी हो रही तो मेरा बड़ा बेटा भी तो है ना। अब खाना तो सिचन की मुँह पे ही अट गया था। तभी लानकोरन हंसते बोलते हैं, फिर मियान मैं चाहता हूँ कि आपके दूसरा बेटा जियांग चैन के साथ मेरी बेटी लैन सिचन की शादी हो जाए, क्योंकि वो लोग इतने दिन से ही इतने सालों से छुपके छुपाते मिलते मिलते शायद उन्हें बोर आ गया होगा है ना। तो क्यों ना मैं उन दोनों को ऐसा छुपते छुपाते भी मिलने के से फ्री कर देता हूँ, वो दोनों डायरेक्टली मिल सके। तभी अब सिचैन और जंक्शन एक दूसरे की तरफ देखते हैं और खड़े हो जाते हैं। तभी फेनमियन और वे चंग से घूर घूर के देख रहे थे। तभी सिचन ने अपने सर को झुकाते हैं बोलते हैं, हाँ अंकल फादर हमें माफ़ कर दीजिएगा, हम एक दूसरे को पसंद करते हैं। ऐसा बोलकर सर को झुका लेते। सब लोग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। बोलते ठीक है, और कौन है जो हमसे इतना बड़ी बात छुपाया है। तभी न्यूसन बोलता है, हमने तो कोई नहीं छुपाया, बस मैं तो सिर्फ मेरी विनिंग से प्यार करती हूँ, ऐसा बोलता है। तभी सब लोग ना हंस रहे थे। सब लोग की नज़र चिंचन और शुयांग की तरफ देखते हैं, जो एक दूसरे से एकदम अलग बैठे हुए थे। सब लोग अपना सर को शेक करते हैं, कुछ भी नहीं बोल रहे थे, एकदम शांत हो गए थे। सब लोग बहुत हैप्पी थे। सबको पता चल गया था कि हर कोई रिलेशनशिप में है, सिवाय हमारे वेंचिंग के। सब लोग रिलेशनशिप में थे, सबको इससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी। अब ऐसा ही दिन भी कट रहे थे और हमारे विंग और वांग जी की दूरियाँ भी धीरे धीरे कट रही थी। वांग जी की बदलाव हरकतें सब कुछ विंग को पसंद भी आ रही थी। ऐसा ही दिन बीतते ही जा रहे थे। और दूसरी तरफ जूलियाओ की वो भी उसकी भी तबीयत एकदम ठीक भी हो रही थी। सब लोग एकदम हैप्पी थे, सबकी लाइफ एकदम ठीक जा रही थी। ऐसे ही दिन बीते जा रहे थे। अब फाइनली शादी के दिन भी आ गया था। आज विंग और वांग जी की शादी थी, उसी को यानली और जिन जिशवन की भी शादी थी। सब लोग शादी में बहुत तैयारी में बिजी हो गए थे। सब लोग हलचल के साथ तैयारी कर रहे थे। फाइनली अब पहला शादी यानली और जिन जिशवन की होती है। अब बारी विंग और वांग जी की थी। दोनों को क्या बोलते हैं, चाइनीज़ ट्रेडिशन के साथ रेड हानपो में लेकर आकर हाल पर खड़ा किया जाता है। तीनों क्या बोलते हैं, बॉ करके तीनों बॉस करके अपना शादी को भी वो लोग कंप्लीट करते हैं। सब लोग अब पार्टी हॉल में बैठे हुए थे। सब लोग बहुत हैप्पी थे। तभी पीछे से एक गन फायरिंग की आवाज़ आती है। सब लोग शॉक हो गए थे, क्योंकि वो लोग एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि अचानक से कहाँ से गन फायरिंग हो रही है। सब लोग शांत हो गए थे। विंग तो बहुत घबरा गया था अपने बच्चों को देखकर। सब लोग बहुत परेशान हो गए थे। पूरा एकदम जगह एकदम शांत हो गया था, एकदम शांत हो गया था। सब लोग एकदम डर चुके थे।
पूरा मैंशन को घेर कर बहुत ज़्यादा गुंडे खड़े हो गए थे और एकदम अंदर वेन रोहन के साथ एक इंसान आ रहा था। जैसे ही वे चाक से उस इंसान को देखते हैं वो बोलते मोशन्य। तभी वो इंसान हंसते ही बोलते हाँ अंकल, आपने मुझे अच्छे से पहचान लिया। मेरा फादर बेवकूफ़ था इसलिए वो मारा गया, पर मैं नहीं। मैं क्या सोच रहा हूँ कि मैं आप सबको बारी बारी क्यों मारूं? मैं क्या सोचता हूँ कि आप सबको एक ही बारे में उड़ा दिया जाए। ऐसा बोलकर वो पागलों की तरह हंसता है। तभी वेचांग से बोलते तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बात बोलने की? तभी मोशनी बोलता है मुझे तो मेरी हिम्मत तो कहाँ देखी है अंकल। मैं क्या सोच रहा हूँ, आप सब ना यहाँ से हट जाओ और ये पूरा राज मैं करूँगा। ऐसा बोलकर वो पागलों की तरह हंस रहा था। तभी वो बोलता है सबके ऊपर बंदूक रखो, एक ही बार में सबको उड़ा देना। मैं नहीं चाहता कि कोई भी बचे यहाँ पर। तभी वेन रोहन स्माइल करते बोलते हैं ठीक है। ऐसा बोलकर स्माइल करते हुए सब लोग ना बंदूक ताने हुए बैठे थे। सब लोग वहाँ पर जिन सब लोग शॉकिंग थे वो लोग इस सिचुएशन के लिए रेडी नहीं थे। तभी एक इंसान अंदर आता है, बोलता है कि ठीक है पहले हमें इसे मारना चाहिए। ऐसा बोलकर इसे मारना चाहिए। ऐसा बोलकर वेंचाओ ने बंदूक को सीधा बीन के ऊपर रख दिया था। अब वांगजी का था गुस्सा का लेवल पार हो चुका था। वो बोलता है वेंचाओ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी ओमेगा के ऊपर बंदूक रखने की, हटाओ बंदूक। तभी वेंचाओ ना पागलों की तरह हंसते हुए बोलता है इस ओमेगा की वजह से मैंने कितने सब किया। मैं तो उस दिन तुम्हारे ब्रदर को मारना चाहता था, पर इस ओमेगा ने बीच में आके मेरा सारा प्लान चौपट कर दिया। तो इसे ही तो रास्ते से पहले हटाना चाहिए ना, क्योंकि इस ओमेगा के ऊपर ही तुम सबकी जान तो टिकी हुई है ना। इस ओमेगा मुझसे आप लोग इतना ज़्यादा प्यार करते हो, तो मैं क्या सोच रहा था जिससे आप इतना प्यार करते हैं उसे पहले रास्ते से हटाते हैं, है ना। ऐसा बोलकर बोल रहा था। तभी नैनो भी गुस्से में बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बोलने की, मेरी ओमेगा से दूर रहो। और वेंचाओ बोलता नहीं 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 मैं क्यों दूर जाऊँ बना। और वो ऐसा बोलकर मी के एकदम करीब जाता है। बोलते तुम्हारी ओमेगा तो बहुत ब्यूटीफुल है। क्यों ना पहले इसे ऐसा बोलता है। तभी वांगजी ना एकदम उसके मुंह पर पंच करते बोलते तुम्हारी गंदी जुबान से कुछ भी मत कहना। तब वेंचाओ ना हंसते बोलते हैं हाँ मैं पहले इसे अपना बनाऊंगा उसके बाद मारूंगा। ऐसा बोलता है। आप तो वांगजी अपना गुस्सा पूरा कंट्रोल हो चुका था। वो वहाँ पर हमारी वेंचाओ के साथ फाइट करने लग चुका था। अब जब जो भी क्या बोलते हैं बंदूक टाले हुए थे, वांगजी की इस एक्शन की वजह से सब लोग थोड़ा हड़बड़ा जाते हैं, इसलिए हर किसी के हाथ से थोड़ा सा बंदूक हट जाती है। तो वहाँ पर ना एकदम फाइट चालू हो जाती है। सब लोग यहाँ पर तो हार नहीं मान सकते थे, इसलिए सब लोग एक दूसरे के साथ फाइट करना शुरू कर दिए थे। एकदम एक दूसरे के साथ पूरा फाइट माहौल हो चुका था। भीम भी कोई कमज़ोर ओमेगा तो नहीं था, बस उसे लड़ाई झगड़ा से पसंद नहीं था। फिर इसलिए वो अपने बच्चे को एकदम साइड करता है और वो इन सब के साथ वो भी लड़ाई करना शुरू कर दिया था। हर कोई फाइट कर रहे थे। तभी मोशनिया देखता है, वो अपना बाल को रफल करते हुए बोलते हैं तुम्हारा बेटा सच में गड़बड़ करने के लिए ही पैदा हुआ है। देखो उसे क्या ज़रूरत थी इस्लाम वांगजी को गुस्सा दिलाने की। ठीक है कोई बात नहीं, पहले मैं इस वे छांगजे को रास्ते से हटाता हूँ। हाँ भले ही मैं अपने फादर को पसंद नहीं करता हूँ, फिर भी किसी ने मेरे फादर को मारा है, इतना तो मेरा हक बनता है ना बदला लेने की। ऐसा बोलकर ट्रिगर को दबाता है और एकदम वेंचाओ की वे छांगसे की तरफ पॉइंट करते हुए गुड बाय ऐसा बोलकर बंदूक चलाने ही वाले होता है। किसी और ने बंदूक सीधा मोशन के सिर के ऊपर यानी कि माथे पर लगा दिया था और उसी वक्त धड़ाम से मोशन नीचे गिर जाता है। सब लोग शॉकिंगली पीछे देखते थे। वहाँ पर ना जुलियाओ खड़ा था। वो खड़ा था, उसे देखते ही एकदम चाक से दौड़ के जाते हैं, उसे गले लगाते हैं, बोलते तुम ठीक हो ना, तुम ठीक हो ना। तभी जुलियाओ बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ। तुम्हें क्या हो गया? उस लड़के की हिम्मत कैसी हुई तुम्हें छूने की? तभी वे चांग से हंसते ही बोलता है
मुझे क्या हो सकता है, मेरे दोस्त, मेरे जिगरी दोस्त मेरे साथ है, तो किसी की हिम्मत है क्या मुझे छूने की। ऐसे बोलकर हंसता है। तभी जूलिया बोलता है ठीक है, पहले हम सबको रास्ते से हटाते हैं। ऐसा बोलकर सब लोग ना फाइट करने लग जाते हैं। और हमारा जो वांगजी था वो गुस्से में वेंचाओ को वहीं पर उड़ा देता है। सिर्फ अब वेंचाओ के फादर वेंट्रॉन बसे थे। वेंट्रॉन तो पूरा पागल हो चुका था इस हालत में। वो गुस्से में ना कुछ भी देख नहीं पा रहा था, इसलिए सीधा बंदूक चलाता है। वहाँ पर ना शुयांग बीच में खड़ा था। जैसे ही चिंचन शुयांग को देखता है ना, वो एकदम बीच में आ जाता है। इसके चलते ही जो बुलेट थी वो शुयांग से बचे, क्या बोलते हैं, शुयांग को लगने के बजाय चिंचन को लग जाती है। तो चिंचन उसी वक्त धड़ाम से नीचे गिर जाता है। जैसे ही लालकुरन देखता है अपने बेटे को इस हालत में, वो अपने बंदूक से वेंट्रो खान को उठा देता है। सबको वहाँ से हटा देते हैं। अब सीधा सब लोग हॉस्पिटल की तरफ भागने लग जाते हैं। अब सब लोग बहुत डर गए थे। तभी चिंचन ना स्माइल करता है। तभी शुयांग ना रोते बोलता है तुम पागल हो गए हो क्या, ऐसा क्यों किया तुमने। तभी चिंचन बोलता है मुझे माफ़ कर दो, मेरी गलती की वजह से इतना कुछ हो गया ना। तो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे पर मैंने उसका कदर ही नहीं किया। पर मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ शुयांग, अगर तुम्हारे लिए मुझे मरना भी पड़े ना, मैं मर जाऊँगा, ऐसे बोलता है। तभी शुयांग ना एकदम बोलता है चुप करो, बस मैं तुमसे नाराज़ था। इसका मतलब ये नहीं तुम्हें खुद से अलग करना चाहता था, तुम सिर्फ मेरे ओमेगा हो, मेरे ओमेगा। ऐसा बोलकर उसे सीने से लगा लेता है और एकदम हॉस्पिटल के अंदर चले जाते हैं। सूर्य को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। शुयांग इतने समय बाद अपने फादर को देख रहा था, फिर भी वो कुछ बोलने की हालत में ही नहीं था। तभी जूलिया बोलते हैं ये पर क्या हो रहा है, मुझे कुछ बताओगे। तभी लैनी और वेचंग से ने सब कुछ बता दिया। सब कुछ सुनने के बाद तो जूलिया एकदम शांत हो गया था। तभी लैनी चाहती है, जूलिया को हाथ को पकड़ते हुए बोलती है ब्रदर, मैं चाहता हूँ कि मेरी मेगा बेटे की शादी आपके बेटे से कर दी। मैं जानती हूँ कि मेरा बेटा गलत था, फिर भी वो आपके बेटे से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, क्या आप मेरे बेटे को अपनाओगे। तभी जूलिया बोलता है ठीक है। तभी शुयांग ना अपने फादर को हक करता है, बोलता है फादर, मदर भी मुझे छोड़कर चली गई, क्या मेरी। तभी जूलिया बोलता है नहीं शुयांग, तुम्हारे ओमेगा को कुछ नहीं होगा, बस इंतज़ार करो। ऐसा बोलकर सब लोग वेट करने लगते हैं। तब तक वहाँ पर पुलिस सब लोग आ गए थे और ये पूरा केस को एकदम रफा दफा कर दिया था। अब ना ही वहाँ पर कोई, यानी कि इमोशन भी नहीं था और मिनरफन भी नहीं था। अब पूरे लोग इस रास्ते से हट चुके थे और 2 दिन बाद चिंचन को डिस्चार्ज भी मिल जाता है और अब सब लोग लैंड मैंशन में थे।